Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. In this video, we will be learning about various classification evaluation matrix. So let's begin. So now after understanding what do we mean by classification and after seeing various models of classification, it is important to understand that how to measure how good my classifier is, right? So like after we have built a model like support vector machines in our last video. So now we need to answer how well is my model performing? How well is my model performing? So these classification evaluation matrix helps us in understanding and answering this question that after designing any particular model, the performance of the model we can estimate using this classification evaluation matrix, right? So basically there are four basic outcomes and every prediction that we make using any classification model falls into any of these four cases, right? So every prediction falls into one of these four cases. And what are the four cases? Let's understand it with the help of a table. The first column is the actual value of a classifier. The second column is the predicted value that our model has predicted. And the third is the meaning of that. So let's say if my actual value, if any observation, अगर कोई भी observation है उसकी actual value positive है और मेरे मॉडल ने भी उसको पॉजिटिव ही प्रिडिक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स? वी कॉल इट ट्रू पॉजिटिव, डिनोटेड बाय टीपी. अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव है बट मेरे मॉडल ने उसको नेगेटिव प्रिडिक्ट किया, राइट? एक्चुअल वैल्यू तो पॉजिटिव है बट मॉडल ने उसको नेगेटिव प्रिडिक्ट किया, दैट मीन्स इट इज फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब? गलत नेगेटिव प्रिडिक्ट किया जो कि एक्चुअल वैल्यूज की पॉजिटिव है. तो दिस इज डिनोटेड बाय FN. Let's say the actual value of any observation is negative, but the model predicted it as positive value. So this is false positive. False positive, denoted by FP. And let's say if the actual value is negative and the predicted value is also negative, then that is denoted by true negative. True negative denoted by TP, denoted by TN. So any of my prediction falls into one of these four cases, whether it's true positive, false positive, true negative and false negative, right? So in चार cases को हम ऐसे समझ सकते हैं, like think of disease detection. अगर हम किसी क्लासिफिकेशन मॉडल से डिजीज डिटेक्शन कर रहे हैं तो लेट्स से टीपी का क्या मतलब हुआ? टीपी का मतलब हुआ कि सिक पर्सन जो है उसको हमने करेक्टली डिटेक्ट किया. सिक पर्सन. ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक्चुअल भी पॉजिटिव है और मॉडल ने प्रिडिक्ट भी उसको, यानी एक्चुअली भी वो सिक था एंड मॉडल ने प्रिडिक्ट भी उसको सिक किया. तो इसको ट्रू पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? सिक पर्सन जो है वो करेक्टली डिटेक्ट हुआ, वाकई में सिक था और प्रिडिक्ट भी उसको सिक किया. फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स नेगेटिव हमने क्या देखा था? फॉल्स नेगेटिव इज जब एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव हो बट प्रिडिक्ट हमने उसको नेगेटिव कर दिया, राइट? सो एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि पर्सन वाकई में सिक है बट मॉडल ने उसको गलत प्रिडिक्ट किया, यानी कि सिक पर्सन को मॉडल ने मिस कर दिया. सिक पर्सन मिस्ड, विच इज डेंजरस. देन फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल वैल्यू तो उसकी नेगेटिव थी बट प्रिडिक्ट उसको पॉजिटिव कर दिया, राइट? यानी कि एक्चुअली में तो पर्सन हेल्दी है बट मॉडल ने प्रिडिक्ट उसको सिक कर दिया. सो हेल्दी पर्सन wrongly marked sick. So that is false positive. And false true negative कि एक्चुअली में भी नेगेटिव है एंड मॉडल ने प्रिडिक्ट भी उसको नेगेटिव किया, यानी कि हेल्दी पर्सन है और उसको मॉडल ने हेल्दी प्रिडिक्ट किया. सो ट्रू नेगेटिव इज हेल्दी पर्सन करेक्टली आइडेंटिफाइड. सो दीज आर द फोर बेसिक प्रिडिक्शन जिस और किसी एक कैटेगरी में हमारी प्रिडिक्शन जो है वो फॉल करती है, राइट? सो टोटल वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे.
अगर मैं देखूं कि मेरे मॉडल में टोटल कितने पॉजिटिव्स हैं, टोटल पॉजिटिव कितने हुए, टोटल एक्चुअल पॉजिटिव कौन से हुए, एक्चुअल पॉजिटिव कौन से हैं, ट्रू पॉजिटिव वाले एक्चुअल पॉजिटिव हैं एंड फॉल्स नेगेटिव वाले मेरे एक्चुअल पॉजिटिव हैं। सो टोटल एक्चुअल पॉजिटिव कितने हुए, TP plus FN. So this is denoting total actual positive. And total negative कितने हैं, false negative वाले and false positive वाले। total negative कौन से हुए, true negative वाले and false positive वाले। टोटल नेगेटिव है जो एक्चुअली में नेगेटिव है फॉल्स पॉजिटिव वाले, एंड जो एक्चुअली में नेगेटिव है ट्रू नेगेटिव वाले। सो टोटल एक्चुअल नेगेटिव्स कितने हुए, TN plus FP। total actual negatives, राइट। सो अगर हम देखें तो टोटल मेरे सैंपल्स कितने हुए, पॉजिटिव सैंपल्स प्लस नेगेटिव सैंपल्स टोटल मिला के मेरे बन जाएंगे टोटल सैंपल्स इन आवर मॉडल। सो टोटल सैंपल्स is P plus N. Now coming to the various performance matrix that we have. Performance matrix. The first performance matrix that we use is calculating the error rate. Error rate का क्या मतलब हुआ कि कितनी नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस मेरी रॉन्ग है। एरर रेट मींस हाउ मेनी, यही तो एरर हुआ कि कितनी प्रिडिक्शंस को हमने रॉन्गली प्रिडिक्ट किया। सो हाउ मेनी प्रिडिक्शंस आर रॉन्ग, हाउ मेनी प्रिडिक्शंस आर रॉन्ग। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कि मेरी टोटल कितनी प्रिडिक्शंस है, n इज डिनोटिंग माय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अब इन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में से मैंने कितनी प्रिडिक्शंस को रॉन्ग प्रिडिक्ट किया है, तो कहां कहां पे हम रॉन्ग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, रॉन्ग प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक FN वाले केस में एंड एक FP वाले केस में, राइट। सो दिस इज FP plus FN. FP plus FN upon N gives me the error rate, right? The next performance metric. Next performance metric is accuracy. Accuracy का क्या मतलब हुआ, कितनी predictions मेरी correct है, how many predictions are correct. So accuracy is calculated again, denominator में क्या आएगा, total number of samples, number of samples, and कहाँ पे मेरी predictions correct है, एक तो true positive के केस में and true negative के केस में। तो accuracy क्या हुई, TP, so TP plus TN, TN upon N which are my total number of samples. So this is accuracy. Now accuracy can also be defined as 1 minus error, right? So 1 minus error, that is also accuracy. Either we can take the number of predictions that are correct upon total number of samples, or we can calculate the error and subtract it from 1 in order to get the accuracy. The third evaluation of performance metric is true positive rate. True positive rate denoted by TP rate. Also हम true positive rate को कहते हैं recall, and also it is known as sensitivity. So चाहे हम true positive rate का है, TP rate का है, recall का है या sensitivity का है, all are same. Now what is true positive rate? True positive rate क्या होगा कि out of all actual positives, जितने actual positives हैं उनमें से हमने कितने correctly found किए, how many we correctly found. So total actual positives कितने हैं, actual positives हैं, actual positives जो हैं वो हैं TP वाले, right? So जितने actual positive, total positives तो हुए मेरे number of P, total P कितने हुए मेरे number of positive samples हैं in my model. अब इन टोटल P में से हमने कितने एक्चुअली में हमने कितने करेक्टली फाउंड किए, हमने एक्चुअली में कितने करेक्टली फाउंड किए, ये वाले
राइट. सो टीपी रेट क्या हुआ, सो आपका ट्रू पॉजिटिव रेट क्या हुआ, टीपी अपॉन पी, where p is denoting the number of positive samples in my model and tp is denoting the number of positive samples that we found correctly. So tp upon p, so that is my tp rate. So this is also known as recall and this is also known as sensitivity. अब जैसे ही ट्रू पॉजिटिव रेट होता है ऐसे ही एक होता है फॉल्स पॉजिटिव रेट. फॉल्स पॉजिटिव रेट. नाउ फॉल्स पॉजिटिव रेट कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल एक्चुअल नेगेटिव्स हाउ मेनी वी रॉन्गली मार्क्ड पॉजिटिव, हाउ मेनी वी रॉन्गली मार्क्ड पॉजिटिव. सो टोटल एक्चुअल नेगेटिव्स कितने हैं मेरे मॉडल में, n is noting the number of negative samples in my model. अब इन एक्चुअल नेगेटिव्स में से हमने कितने रॉन्गली मार्क्ड करे एज पॉजिटिव, तो हमने कितने रॉन्गली मार्क्ड करे एज पॉजिटिव, हमने कितने रॉन्गली मार्क्ड करे एज पॉजिटिव, जो नेगेटिव वाले को कहाँ पे हमने पॉजिटिव मार्क किया है, इस वाले में, एफपी वाले में. सो आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या हुआ, एफपी अपॉन एन. सो एफपी अपॉन एन इज डिनोटिंग that out of all the actual negatives how many we wrongly marked as positive. So that is my FP rate. The next performance metric is precision. Precision ये कहता है that out of predicted positive, जितने positive predict हुए हैं, how many are actually correct, how many are एक्चुअली करेक्ट, कि जितने प्रिडिक्ट पॉजिटिव हुए हैं उसमें से एक्चुअली में कितने करेक्ट हैं. सो कहाँ कहाँ पे प्रिडिक्ट हुए हैं पॉजिटिव, प्रिडिक्ट पॉजिटिव हुए हैं एक तो यहाँ पे, तो ये है जो प्रिडिक्ट हुए हैं पॉजिटिव. अब इनमें से सही कहाँ पे है, सही है ये टीपी वाले में. सो प्रिसिशन क्या हुआ, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी. सो प्रिसिशन हमें बताता है आउट ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे हुए हैं, टीपी में प्रिडिक्ट पॉजिटिव हुए हैं एंड एफपी में प्रिडिक्ट पॉजिटिव हुए हैं, बट इनमें से सही कहाँ पे है, सिर्फ टीपी वाले में. सो दिस इज माय प्रिसिशन. द नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेट्रिक इज स्पेसिसिविटी. अभी जो हमने ऊपर किया था दैट वाज सेंसिटिविटी, अब है स्पेसिसिविटी. स्पेसिसिविटी ये बताता है दैट हाउ वेल वी आइडेंटिफाई नेगेटिव्स करेक्टली. सो बेसिकली अभी हमने ऊपर देखा था एक फॉल्स पॉजिटिव रेट. फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या था, फॉल्स पॉजिटिव रेट था दैट आउट ऑफ एक्चुअल नेगेटिव्स, जो जितने मेरे पास एक्चुअल नेगेटिव्स हैं उसमें से हमने कितने रॉन्गली मार्क किए हैं पॉजिटिव, तो हमने रॉन्गली मार्क किए थे पॉजिटिव में इन केस ऑफ एफपी. तो दिस इज एफपी अपॉन एन. स्पेसिसिविटी ये कहता है दैट हमने नेगेटिव्स को कितनी करेक्टली आइडेंटिफाई किया है. सो अगर मेरे पास टोटल नेगेटिव्स हैं इन माय मॉडल एज एन, तो हमने से कहाँ कितने करेक्टली हमने नेगेटिव आइडेंटिफाई करें, हमने करेक्टली नेगेटिव आइडेंटिफाई करे इन केस ऑफ ट्रू नेगेटिव, जहां पे एक्चुअल भी नेगेटिव है एंड प्रिडिक्टेड भी नेगेटिव है. सो दिस स्पेसिसिविटी क्या हुआ, टीएन अपॉन एन, कि हाउ वेल वी करेक्टली आइडेंटिफाई दी नेगेटिव सैंपल्स. So this becomes 1 minus my FP rate. FP में था that out of actual negatives कितने wrongly mark करें as positive. Specificity में था that out of actual negatives कितने correctly mark करें as negative. So this is 1 minus FP rate only. Now the next thing in classification evaluation matrix is the threshold. Now what do we mean by threshold is लाइक मोस्ट ML मॉडल्स जो होते हैं आपके, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हो गया या फिर SVM मॉडल हो गया विथ प्रोबेबिलिटी, ये मॉडल्स हमें क्या देते हैं, वो हमें एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं. प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑफ द पॉजिटिव क्लास गिवन सम x, राइट. सो बेसिकली ऐसे मॉडल जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी
नॉट डायरेक्टली अ क्लास। हमें क्लास से पता लग रही क्लासिफिकेशन से कि ये कोई भी न्यू ऑब्जर्वेशन आपकी कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, बट इंस्टेड हमें एक प्रोबेबिलिटी मिल रही है, नॉट डायरेक्टली अ क्लास। सो बेसिकली ऐसे केसेस में जो हमारा डिसीजन रूल क्या होता है, वहां पे इन्वॉल्व होता है थ्रेशोल्ड। सो डिसीजन रूल क्या होता है यहाँ पे, where a model gives a probability and not a class, there we consider the threshold value theta. Now what is this threshold value? If the probability is greater than or equivalent to theta, then we say that it is belonging to the positive class, but if the probability is less than theta, then we say it is belonging to the negative class. राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा कोई मॉडल है, इट कैन बी एनी मॉडल जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है बट क्लास नहीं मिल रही, राइट। सो सपोज हमारे पास कोई भी मॉडल है और वो मॉडल हमें ये आउटपुट देता है, सपोज दिस इज माई सैम्पल, सम सैम्पल ए, सम सैम्पल बी, सम सैम्पल सी, सम सैम्पल डी, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज सैम्पल्स I get a probability, let's say 0.9, 0.7, 0.4 and 0.2. So now based on the threshold value and based on the decision rule value, हमारी एक किसी भी सैंपल को कौन सी क्लास मिलेगी, whether पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट्स सी दैट। सपोज केस 1 लेते हैं जहां पे मैंने थीटा की वैल्यू ली है 0.5। सो अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा है तो पॉजिटिव, लेस देन थीटा है तो नेगेटिव। यानी फॉर केस 1 इफ द प्रोबेबिलिटी is greater than or equal to 0.5 then we said it is belonging to positive. So according to this rule कौन से positive में belong करेगा? A will belong to positive, A will belong to positive. Then B is also greater than 0.5, B will also belong to positive. Then C is less than 0.5, C is belong to negative. Then D is also less than 0.5, D also belongs to negative. Now let's say if I increase the theta value, let's take case 2, suppose I take the theta value as 0.8. So now probability 0.9 is greater than 0.8, yes, so A belongs to positive. Then B 0.7 is less than 0.8 to negative, 0.4 also less than 0.8 negative, and 0.2 also less than 0.8, this is also negative. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब मेरा थीटा की वैल्यू पॉजिटिव थी, जब मेरी थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो दोनों केसेस में है, जब मेरी थीटा की वैल्यू कम थी, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ज्यादा पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए, ये पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुआ, ये वाला पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुआ, एंड सो हमारे पास दो पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए, दो नेगेटिव, बट जो रेशियो है पॉजिटिव और नेगेटिव का वो बैलेंस था। सपोज लेट्स से अगर मैं प्रोबेबिलिटी इसकी कर दूं 0.5 लेट्स से, तो इस केस में क्या हो गया, C विल ऑल्सो बिलोंग टू पॉजिटिव। तो जब मेरे थीटा की वैल्यू जो है वो लो थी तो मेरे नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्टेड जो थे वो ज्यादा थे। अगर नंबर ऑफ मेरे पॉजिटिव प्रिडिक्टेड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इफ मोर पॉजिटिव्स आर प्रिडिक्टेड, अगर मोर पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए हैं तो इससे हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि जो मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट है वो ज्यादा है, राइट। एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव्स प्रिडिक्ट हुए, नंबर ऑफ पॉजिटिव्स कहाँ पे प्रिडिक्ट होते हैं, एक तो ट्रू पॉजिटिव में प्रिडिक्ट होते हैं और एक फॉल्स पॉजिटिव में प्रिडिक्ट होते हैं। तो अगर मोर पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए दैट मींस टीपी मेरा हाई है विच इज गुड, बट मोर पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए दैट मींस एफपी भी मेरा हाई है विच इज बैड, राइट। कमिंग टू द अदर केस, जब मेरा थीटा की वैल्यू काफी ज्यादा थी, व्हेन थीटा वाज हाई देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वर लेस, राइट। इन दैट केस इसका क्या मतलब है, अगर मेरे नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्ट लेस हुए हैं व्हेन थीटा इज हाई, जब थीटा की वैल्यू हाई है, लेस पॉजिटिव्स प्रिडिक्टेड, राइट। इस केस अगर लेस पॉजिटिव्स प्रिडिक्ट हुए हैं तो दैट मींस मेरा एफपी भी कम है एंड मेरा टीपी भी कम है। सो एफपी कम होना इज गुड बट टीपी कम हो रहा है, दिस इज बैड। सो ये हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू बता रही है जहां पे कहां पे इसका यूज होता है, जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी देता है कोई भी मॉडल एंड नॉट डायरेक्टली अ क्लास। सो बेसिकली थीटा को चेंज करती है हमारी प्रिडिक्शंस कंप्लीटली चेंज हो रही है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले, सो लेट्स से अगर हमने देखना है स्पैम डिटेक्शन, अगर स्पैम डिटेक्शन के केस में मैंने थीटा की वैल्यू को हाई रख दिया तो इसका क्या मतलब है कि मेरी बहुत फ्यू ईमेल्स होंगी दैट विल बी मार्क्ड एज स्पैम, बिकॉज हाई थीटा में क्या होता है, फ्यू पॉजिटिव्स आर डिटेक्टेड, सो वेरी फ्यू ईमेल्स विल बी मार्क्ड एज स्पैम।
और अगर हमने थीटा की वैल्यू को लो ले लिया तो इसका क्या मतलब है, मेनी मेल्स विल कैन बी मार्क्ड एज स्पैम, विच इज अगेन अ फॉल्स अलार्म। अगर कोई मेल जो बाकी में स्पैम नहीं है बट फिर भी वो स्पैम में जा रही है, सो दैट इज अ फॉल्स अलार्म। तो मोर मेनी ईमेल्स मार्क्ड एज स्पैम। So this is the meaning of theta. The next evaluation matrix that we come is ROC, which is receiver operating characteristic. So this is an example of ROC, which is receiver operating characteristic curve. So basically क्या होता है ROC? Receiver operating कैरेक्टरिस्टिक कर्व, राइट। सो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये हमें कर्व शो कर रहा है बिटवीन टू मैट्रिक्स विच इज टीपी रेट एंड एफपी रेट। सो टीपी रेट को क्या हम कहते हैं, टीपी रेट इज आल्सो नोन एज रिकॉल। सो रिकॉल वर्सेस माय एफपी रेट, राइट। एक्स एक्सिस पे एफपी रेट है एंड वाई एक्सिस पे टीपी रेट है। नाउ हाउ डू वी क्रिएट दिस आरओसी कर्व? दिस कर्व जहां पे एक्स एक्स मार्क्ड है ये इंडिकेट कर रहा है मेरा आरओसी कर्व। अब कैसे हम ड्रॉ करते हैं आरओसी कर्व को? हम बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थ्रेशोल्ड लेते हैं, राइट। जो अभी हमने ऊपर देखा, हमने थीटा के डिफरेंट वैल्यूज ली, सम थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। हर एक थीटा की वैल्यू पे हम देखते हैं एफपी रेट की वैल्यू क्या है एंड टीपी रेट की वैल्यू क्या है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, एक थीटा की वैल्यू ली 0.5, एक केस में थीटा की वैल्यू ली 0.8, राइट। सो हर एक थीटा की वैल्यू के लिए हमने टीपी रेट और एफपी रेट कैलकुलेट किया। सो पहले हमें ये वैल्यू मिल गई, ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ थीटा ली, उसके लिए टीपी रेट इतना है एंड एफपी रेट इतना है, उसके लिए हमने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। देन नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट एंड फॉर नेक्स्ट। नाउ वंस दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड, हम इनको ज्वाइन कर देंगे एंड दिस डिनोट्स माय आरओसी कर्व। ये डिनोट कर रहा है हमारा रिसीविंग ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। नाउ हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस ग्राफ? सो जहां पे भी, अब लेट्स से जहां मेरा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ ये मेरा टीपी रेट है एंड इस वाली वैल्यू पे लेट्स से टीपी रेट की वैल्यू है, लेट्स से दिस वैल्यू 0, सपोज ये वैल्यू है 1। सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जहां पे अगर मेरी टीपी रेट की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे एफपी रेट की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, राइट। सो दिस इज अ परफेक्ट मॉडल जहां पे आपके ट्रू पॉजिटिव रेट की वैल्यू 1 है एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट की जो वैल्यू है दैट इज 0। सो दैट इंडिकेट्स माय परफेक्ट मॉडल। सो बेस्ट क्लासिफायर बेसिकली कौन सा होगा, जहां पे टीपी रेट is equivalent to 1 and FP rate is equivalent to 0. So this denotes my perfect model. अब ये जो मेरी डायगोनल लाइन है, बेसिकली दिस डायगोनल लाइन, इस डायगोनल लाइन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टीपी रेट इज इक्विवेलेंट टू माय एफपी रेट, राइट। जहां पे डायगोनल लाइन जहां पे वो क्या इंडिकेट कर रही है, टीपी बिकम्स इक्वल टू माय एफपी, राइट। सो बेसिकली जितना मेरा कर्व हायर होगा उतना ही मेरा मॉडल जो होगा वो बेटर होगा, क्योंकि उतने ही चांसेस टीपी रेट के 1 होने के ज्यादा होंगे। तो जितना ज्यादा हायर द कर्व बेटर इज माय मॉडल। सो अगर हम राइट वाली फिगर में डिफरेंट आरओसी कर्व्स हमें गिवन है फॉर डिफरेंट क्लासिफायर्स, एक केस में हमें आरओसी कर्व गिवन है ये वाला डिनोटेड बाय ए, देन एक केस में गिवन है दिस डिनोटेड बाय बी, दिस वन, और एक केस में गिवन है डिनोटेड बाय सी। So out of this, which one is my best curve? The best curve is my C, because अभी हमने देखा higher the curve, the better is my model. C वाला जो curve है वो मेरा बेस्ट है because it is the highest amongst A and B. C वाला सबसे बेस्ट है, उसके बाद B and उसके बाद क्या डिनोट कर रहा है A, राइट। और इस कर्व के जो नीचे का एरिया होता है, दिस इज डिनोटेड बाय AOC, जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर दी आरओसी कर्व और एरिया अंडर दी कर्व। सो AOC का क्या मतलब होता है, जो भी मेरा एरिया अंडर द कर्व है दैट डिनोट्स माय AUC। सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, टिपिकल आरओसी कर्व। ईच ए फिगर में क्या है, ईच क्लासिफायर हैज अ थ्रेशोल्ड दैट अलाउज अस टू मूव ओवर दिस कर्व एंड वी डिसाइड ऑन अ पॉइंट बेस्ड ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हिट्स वर्सेस फॉल्स अलार्म। सो फॉल्स अलार्म्स क्या होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रेट, namely true positive and false positive. The area below the ROC curve is called the AOC. A classifier is preferred if its ROC curve is closer to the upper left corner, that is larger AOC. So जिसका ज्यादा जितना हायर कर्व होगा उतना ही उसका एरिया अंडर द कर्व भी ज्यादा होगा और उतना ही मेरा वो मॉडल जो होगा वो अच्छा होगा।
B and C are preferred over A. B and C are preferred under different loss matrix. So ये हमें एक ROC कर्व की एक इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ वैल्यूज भी दी हुई है. अगर मेरा एरिया अंडर द कर्व है 1, तो वो क्या इंडिकेट करता है? दैट डिनोट्स माय परफेक्ट मॉडल क्लासिफायर. If the area under the curve is 0.5, then that denotes some random interpretation. And if it is less than 0.5, then that is a bad model. So best क्या होगी? जब RS AUC की वैल्यू क्या होती है? परफेक्ट 1. सो AUC को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि AUC हमें एक तरीके की प्रोबेबिलिटी देता है. प्रोबेबिलिटी कि जो मेरा मॉडल है वो पॉजिटिव को ज्यादा रैंक कर रहा है कंपेयर टू अ नेगेटिव वैल्यू. सो प्रोबेबिलिटी दैट मॉडल रैंक्स पॉजिटिव हायर देन अ नेगेटिव. राइट. अब दो वैल्यूज के बीच में एक बार डिफरेंस देखते हैं. हम देख चुके कि प्रिसिशन क्या होता है एंड वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज अ रिकॉल. नाउ लेट्स सी प्रिसिशन वर्सेस रिकॉल with the help of a Venn diagram. Let's say ये denote कर रहे हैं मेरे R. That means number of records retrieved. Retrieved records. Let's denote it by some value B. Let's call it C and let's call it relevant records. तो एक सेट है मेरे पास ये वाला जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से, जो मेरे बता रहे हैं कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव हुए. सी वाला जो सेट है वो मेरे को दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे रेलेवेंट है. सी वाला सेट है रेलेवेंट रिकॉर्ड्स डिनोटेड बाय एन. राइट. एंड इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है इसको हम डिनोट करते हैं विथ सम ए. ये क्या मुझे बता रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए वाले जो रिकॉर्ड्स है वो रिट्रीव भी है एंड रेलेवेंट भी है. राइट. नाउ अब अगर मुझे इसमें से प्रिसिशन निकालना है, सो प्रिसिशन क्या होता है? सो प्रिसिशन हमें देता है दैट आउट ऑफ प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स हाउ मेनी आर एक्चुअली करेक्ट. आउट ऑफ retrieved items how many are correct. सो टोटल आइटम्स रिट्रीव्ड वाली कौन सी है? एक तो बी वाली प्लस ए वाली. ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है रिट्रीव्ड हुई. राइट. अब इसमें से कौन सी आइटम्स है जो हमें पता है कि करेक्ट है बिल्कुल. राइट. तो इसमें से जो करेक्ट वाली कौन सी है? जो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है विच इज ए. सो दिस इज डिनोटिंग माय प्रिसिशन. सिमिलरली अगर मैं इसमें से रिकॉल कैलकुलेट करूं, रिकॉल क्या होता है? रिकॉल कहते हैं दैट आउट ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स, आउट ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स हाउ मेनी आर करेक्टली फाउंड. हाउ मेनी आर correctly found. Right. So now according to this Venn diagram, एक हमारे पास सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है जो रिट्रीव हुए, एक है जो मेरे पास रेलेवेंट रिकॉर्ड्स है जो करेक्ट वाले रिकॉर्ड्स है. तो प्रिसिशन हमने देख लिया कि आउट ऑफ रिट्रीव्ड आइटम्स हाउ मेनी आर करेक्ट. कैसे हमने प्रिसिशन देखा? टोटल रिट्रीव्ड आइटम्स कितनी है? टोटल रिट्रीव्ड आइटम्स हैं ए प्लस बी. उसमें से करेक्ट कौन से हैं? जो रिट्रीव्ड एंड रेलेवेंट दोनों हैं वो है ए वाले. सो प्रिसिशन क्या हो गया? ए अपॉन ए प्लस बी. रिकॉल क्या कहते हैं? दैट आउट ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स हाउ मेनी आर करेक्टली फाउंड. एक्चुअल पॉजिटिव्स कितने हैं यानी कि एक्चुअली में जो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं वो कितने हैं. तो इस वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में रिकॉल का क्या मतलब हुआ? दैट आउट ऑफ रेलेवेंट आइटम्स हाउ मेनी वी फाउंड. राइट. सो कितनी रेलेवेंट आइटम्स है मेरे पास? रेलेवेंट आइटम्स है ए प्लस सी. इसमें से हाउ मेनी वी फाउंड? ए वाली जो रिट्रीव्ड एंड रेलेवेंट दोनों है. सो ए अपॉन ए प्लस सी. सो बेसिकली इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है? ए डिनोट कर रहा है वो वाली आइटम्स जो रिट्रीव्ड भी है एंड रेलेवेंट भी है. रिट्रीव्ड एंड रेलेवेंट.
बी डिनोट कर रहा है जो रिट्रीव तो है बट रेलिवेंट नहीं है, रिट्रीव्ड बट नॉट रेलिवेंट। एंड सी डिनोट कर रहा है जो रेलिवेंट है बट नॉट रिट्रीव्ड, राइट। सो अब अगर इसके बेसिस पे दो केसेस हमारे बनते हैं, एक जब मेरा प्रिसिशन लेट्स से 1 है, केस 1 व्हेन प्रिसिशन इज 1। प्रिसिशन 1 का क्या मतलब हुआ? सो प्रिसिशन इक्वल्स टू 1 को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स से प्रिसिशन 1 का क्या मतलब है, ये वाले मेरे रिकॉर्ड्स हैं रिट्रीव्ड, इसके अंदर मेरे पास ये वाले रिकॉर्ड्स, इसके बाहर मेरे पास ये वाले रिकॉर्ड्स हैं विच वर रेलिवेंट। सो प्रिसिशन 1 का क्या मतलब हुआ? प्रिसिशन था a अपॉन a प्लस बी। ए है वो वाले रिकॉर्ड जो रिट्रीव्ड एंड रेलिवेंट बोथ हैं, बी है वो वाले रिकॉर्ड जो सिर्फ रिट्रीव्ड है, राइट। सो प्रिसिशन 1 का क्या मतलब है, जब मेरे सारे ही रिट्रीव्ड रिकॉर्ड्स रेलिवेंट होंगे तो ही मेरा प्रिसिशन 1 होगा, तभी तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी एंड दिस विल कैंसिल आउट टू 1, राइट। सो जब मेरे सारे ही रिट्रीव्ड रिकॉर्ड्स ऑल, तो इस वेन डायग्राम का क्या मतलब हुआ, जब जितने भी रिट्रीव्ड रिकॉर्ड्स हैं दे आर रेलिवेंट, ये वाले रिट्रीव्ड रिकॉर्ड्स हैं ये सारे रेलिवेंट है, तभी प्रिसिशन की वैल्यू 1 है। बट हो सकता है यहां पे कुछ रेलिवेंट आइटम्स हो, रेलिवेंट आइटम्स, इस रेलिवेंट में भी हमारे पास कुछ आइटम्स ऐसी हो जो हमारी रिट्रीव नहीं हुई हो, राइट। बट सम रेलिवेंट आइटम्स मे नॉट बी रिट्रीव्ड। सारी जितनी रिट्रीव हुई है वो सारी तो रेलिवेंट है, बट कुछ रेलिवेंट हो सकता है अभी भी रह गई हो जो हमारे पास रिट्रीव नहीं हुई है। केस 2 क्या हुआ, जब मेरा रिकॉल की वैल्यू 1 है। रिकॉल की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है, a अपॉन a प्लस सी। सी क्या थे मेरे पास, वो वाले रिकॉर्ड जो रेलिवेंट है, a क्या है वो वाले रिकॉर्ड जो रेलिवेंट एंड रिट्रीव्ड दोनों है। तो यानी कि जब मेरे पास जितने भी मेरे पास रेलिवेंट आइटम्स हैं वो सारी रिट्रीव हो गई होंगी, तभी हम कहेंगे कि रिकॉल की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स अगर मैं जितनी भी मेरी रेलिवेंट आइटम्स हैं लेट्स से l और ये है r, सो रिकॉल की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है, ऑल रेलिवेंट आइटम्स, all relevant items are retrieved। relevant items कौन सी है, C वाली, और A वाली कौन सी है जो relevant and retrieved दोनों है। सो जितने भी मेरी relevant items हैं वो सारी मेरी retrieve हो गई हैं, but there may be some irrelevant records, कुछ irrelevant records हो सकते हैं जो भी हमारे पास retrieve हो गए हो। all relevant items तो retrieve हो गई, but there may also be irrelevant records that are retrieved. So this is what we mean by basically the Venn diagram representation of precision and recall. So precision आपको ये बताता है कि आपके results कितने accurate हैं. Precision tells you how accurate your results are. And recall मेरे को ये बताता है कि कितने relevant results हमने find किए हैं. How many relevant results we found. Results we found. So this was about precision and recall. अब ये टर्म्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक बार इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या था, जो हम जिसको हम रिकॉल भी कहते हैं और जिसको हम टीपी रेट भी कहते हैं, विच इज ट्रू पॉजिटिव रेट, राइट। सो सेंसिटिविटी हमारा कैसे निकलता था, सेंसिटिविटी निकलता था जो भी मेरे टीपी प्लस एफ एन है डिनोमिनेटर में अपॉन टीपी प्लस एफ एन। तो सेंसिटिविटी क्या था, सेंसिटिविटी था या रिकॉल टीपी रेट सब ये बता रहे थे हमें दैट आउट ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स में से हमने कितने करेक्टली डिटेक्ट किए। तो एक्चुअल पॉजिटिव्स कितने होते हैं, ट्रू पॉजिटिव वाले एक्चुअल पॉजिटिव है एंड फॉल्स नेगेटिव वाले एक्चुअल पॉजिटिव्स है, इसमें से हमने कितने करेक्टली फाउंड किए जो टीपी है। सो सेंसिटिविटी क्या हुआ, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर सपोज 100 पेशेंट सिक है, 100 पेशेंट्स एक्चुअली सिक है,
राइट। मॉडल ने डिटेक्ट करे 90, तो सेंसिटिविटी या टीपी रेट या रिकॉल क्या हो गया, सेंसिटिविटी या टीपी रेट हो गया। एक्चुअली में कितने से क्या 100, उसमें से मॉडल ने कितने डिटेक्ट करे 90, जो करेक्टली डिटेक्ट करे, तो सेंसिटिविटी क्या हो गया 0.9। तो जितनी ज्यादा आपकी सेंसिटिविटी है, हाई सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, उतने ही आपने पॉजिटिव्स को कम मिस किया है। सो हाई सेंसिटिविटी डिनोट्स वेरी फ्यू मिस्ड पॉजिटिव्स, हाई सेंसिटिविटी denotes very few missed positives। एंड उसी तरह स्पेसिसिविटी क्या था, स्पेसिसिविटी इसी का उल्टा था, दैट आउट ऑफ ऑल एक्चुअल नेगेटिव्स हाउ मेनी डिड वी करेक्टली रिजेक्ट, एक्चुअल नेगेटिव्स में से हमने कितने करेक्टली रिजेक्ट किए। तो नेगेटिव्स को तो हमारा यही पर्पस रहेगा ना कि हमें उनको रिजेक्ट करना है। तो स्पेसिसिविटी था आउट ऑफ एक्चुअल नेगेटिव्स how many did we correctly reject, how many did we correctly reject। तो एक्चुअल नेगेटिव्स मेरे कहाँ पे है, जहां पे ट्रू नेगेटिव है एंड जहां पे फॉल्स पॉजिटिव है, यहीं पे मेरे एक्चुअल नेगेटिव्स है। यहाँ पे हमने करेक्टली रिजेक्ट कहाँ पे किए हैं, जहां पे मेरे नेगेटिव्स भी एक्चुअल है और हमने उनको प्रिडिक्ट भी एक्चुअल किया है। तो वो कहाँ पे किया है, जहां पे मेरा ट्रू नेगेटिव है। तो दिस वॉज माई स्पेसिसिविटी। तो स्पेसिसिविटी को हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज 1 माइनस दी एफपी रेट, जो भी हमने ऊपर देखा था, राइट। सो एफपी रेट क्या है, एफपी रेट यही है जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट हमने अभी देखा था पीछे। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट आपको ये बताता है दैट आउट ऑफ एक्चुअल नेगेटिव्स, एक्चुअल नेगेटिव्स कहाँ पे है मेरे, टीएन प्लस एफपी, ये मेरे एक्चुअल नेगेटिव्स हैं। इन एक्चुअल नेगेटिव्स में से हमने कितने रॉन्गली मार्क करे एज पॉजिटिव, तो हमने कितने रॉन्गली मार्क करे एज पॉजिटिव, एफपी। तो एफपी में हम रॉन्गली मार्क करते हैं ना पॉजिटिव, तो ये हो गया मेरा फॉल्स पॉजिटिव रेट, एफपी रेट। और स्पेसिसिविटी क्या है, एक्चुअल नेगेटिव्स यानी कि टीएन प्लस एफपी में से इनमें से कितने आपने करेक्टली रिजेक्ट किए, कितने हमने करेक्टली रिजेक्ट किए। हमने करेक्टली रिजेक्ट उनको किया जहां पे हमने एक्चुअल भी नेगेटिव था और प्रिडिक्ट भी नेगेटिव किया, तो हमने टीएन वाले, वो टीएन वाले हैं। तो ये टीएन अपॉन टीएन प्लस एफपी हो गया स्पेसिसिविटी, एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या हो गया, एफपी अपॉन टीएन प्लस एफपी। तो अगर मैं 1 माइनस एफपी रेट कर दूं तो वो मेरे को स्पेसिसिविटी के इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि वहां पे फॉल्स पॉजिटिव रेट में आप बता रहे हो कितने आपने रॉन्गली मार्क करे एज पॉजिटिव, स्पेसिसिविटी में आप बता रहे हो कितने आपने करेक्टली रिजेक्ट किए, राइट। सो दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन, उसका रिवर्स ही आपका क्या है, स्पेसिसिविटी। नाउ कमिंग टू द लास्ट prediction classification matrix, which is confusion matrix, confusion matrix। so confusion matrix basically एक मल्टी क्लास केस मॉडल है, जहां पे हम मल्टीपल क्लासेस के बीच का जो भी कंपैरिजन है एक तरीके से वो दिखाते हैं। सो नाउ अर्लियर लेट्स से हमारे पास अब तक 2 क्लासेस हैं, बट अगर मेरे पास मोर देन 2 क्लासेस है या के की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है या मोर देन 2 कैटेगरीज है, तो वहां पे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं ऑफ लेट्स से के क्रॉस के का, राइट। सो यहाँ पे हम इस साइड बना रहे हैं कितनी मेरी एक्चुअल क्लासेस की, कौन सी एक्चुअल वैल्यू है, और यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यू। लेट्स से हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं तीन क्लासेस के लिए, 3 क्रॉस 3 का। तो C1, C2, C3, then here also C1, C2, C3। नाउ लेट्स से अगर एक्चुअल क्लास C1 ही है और हमने उसे प्रिडिक्ट भी C1 ही किया, तो दिस इज करेक्ट। एक्चुअल में अगर C1 है बट प्रिडिक्ट उसको C2 किया तो नेगेटिव। एक्चुअल में C1 है बट प्रिडिक्ट उसको C3 किया, अगेन ऑल्सो क्रॉस। एक्चुअल C2 है बट प्रिडिक्ट C1 किया, अगेन क्रॉस। एक्चुअल C2 है प्रिडिक्ट भी C1 C2 किया तो करेक्ट। एक्चुअल C2 प्रिडिक्ट C3, रॉन्ग। एक्चुअल C3 प्रिडिक्ट C1, रॉन्ग। एक्चुअल C3 प्रिडिक्ट C2, ये भी रॉन्ग। एंड एक्चुअल C3 एंड प्रिडिक्ट भी C3 किया, सो दिस इज राइट। सो बेसिकली हर एक एंट्री जो है इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, एंट्री i कॉमा जे, आई क्या बता रही है आपको, आई बता रहा है कि एक्चुअली इट बिलोंग्स टू क्लास आई, एक्चुअली बिलोंग टू क्लास सी आई।
और जे क्या बता रहा है आपको, प्रिडिक्टेड एज सीजे है, प्रिडिक्टेड एज सीजे. सो एंट्री आई को मुझे बताती है दैट एक्चुअली बिलोंग टू सी आई बट प्रिडिक्टेड एज सीजे, राइट. तो इसमें हम देख सकते हैं इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो भी मेरी डायगोनल वैल्यूज है वो बेसिकली मुझे करेक्ट प्रिडिक्शन दे रही है, और जो भी मेरी ऑफ डायगोनल वैल्यूज है वो मुझे क्या दे रही है, वो मेरे एरर्स या मिसक्लासिफिकेशन है, राइट. सो दिस इज व्हाट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स टेल्स अस. अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूजफुल क्यों है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसलिए यूजफुल है बिकॉज हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है उन क्लासेस को विदाउट गेटिंग कंफ्यूज, जो भी हम अपने मॉडल को अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअली में प्रिडिक्टेड वैल्यूज के बीच का जो कंपैरिजन है वो किस तरीके से है, right? So this is how confusion matrix helps us in improving our model. It helps us in identifying the classes without getting confused. So this was all about the classification matrix. In the next video and upcoming videos, we'll see some numericals based on the classification evaluation matrix. So if you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram at Nikita Jain Insights and learn with Nikita Jain, where daily questions are uploaded for practice. Thank you.